वेलकम टू डेली फैक्ट न्यू इनिशिएटिव, जिसमें हमने जो है वो एक नई सीरीज़ की जो है वो शुरुआत की है। और इस सीरीज़ में जो है वो हम जनरल स्टडीज़ के सभी सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर एंड साइंस एंड टेक, जितने भी हमारे जो है वो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट रहते हैं इंक्लूडिंग करंट अफेयर। और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो सेपरेटली जो है वो एक हम जो है वो 2 या 3 दिन की जो है वो एक साथ वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम जो है वो न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। उसमें साथ में जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ भी रहते हैं। इस तरह से जो है वो करंट अफेयर को हम कवर कर रहे हैं। प्लस साथ में जनरल स्टडीज़ में अगर हम बात करें तो हमने जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू किया है। और मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो हम जो है वो इसको थोड़ा सा मतलब लाइक हमने थोड़ा इस तरह से डिसाइड किया कि हम जो है वो 1526 से जो है वो पढ़ेंगे। लाइक मुगल जो रूल था भारत में, मुगल जो है वो जिस तरह से भारत में रूल किया 1526 से लेकर 1857, उसको हम जो है वो एक अलग से एक सेपरेट जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने कवर कर दिया है। उसके बाद जो है वो टोटल अभी तक हम 7 क्लासेस को अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पर। ये वीडियोस जो है वो फ्रीली सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है। स्पेशली टारगेट हमारा जो रहेगा वो पुलिस और पटवारी रहेगा। एज वेल एज जो ये वीडियोस है जो हम बना रहे हैं, इसमें जो है वो आपको हेल्प जो है वो इन डेप्थ मिलेगा। यानी कि जो कंटेंट है हम ऐसा नहीं करेंगे कि ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, हम उतना पढ़ेंगे कि जिससे जो है वो हमें सभी एग्जाम्स में हेल्प मिल जाए। तो आज जो है वो हमारी क्लास 8th होगी। और आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857। एक तो रिवोल्ट ऑफ 1857 को पढ़ेंगे, मेन सेंटर्स पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है वो रिवोल्ट हुआ, कौन कौन जो है वो मेन केंद्र पॉइंट थे कि जहाँ से जो है वो रिवोल्ट हुआ, क्या कारण थे। और रिवोल्ट के बाद जो है वो किस तरह से जो है वो कंडीशंस बदली, किस तरह से जो है वो क्राउन से जो है वो कंपनी की तरफ जो है वो शिफ्ट हुआ, वो सभी जो है हम यहाँ पर करेंगे। यानी ताज का जो ताज शासक भी इसको कहा जाता है, ताज का रूल शुरू होता है, क्राउन रूल शुरू होता है और कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म होता है। तो इस तरह से हम जो है वो पूरे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एंड साथ में एक कोशिश और करेंगे कि जो हमारे रिवोल्ट है, लाइक फॉर एग्जांपल, वैसे हमारी कोशिश रहेगी इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, लेकिन जो 1857 से पहले होने वाले जितने भी विद्रोह है, जिसमें आपके किसानों के विद्रोह आते हैं कि किसानों ने कौन कौन से जो है वो विद्रोह किए कंपनी के अगेंस्ट, क्या कारण थे उनके। और जो ट्राइबल जो लोग थे, यानी कि वो लोग जो वनों में रहते थे, उन्होंने जो है वो क्यों रिवोल्ट किया। और सिविल जो लोग थे यानी कि जो आम लोग थे, उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया। ये सभी जो है वो पढ़ेंगे 1857 से पहले के इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कौन कौन है और उनके लीडर्स कौन है। ये पढ़ जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो है वो डायरेक्ट पूछा जा सकता है, एक लीडर और दूसरा ईयर, और ये कहाँ पर हुआ है, रीजन भी जो है वो साथ में जो है वो पता होना चाहिए, यानी कि कहाँ पर हुआ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा जानना। ताकि जो है वो हमें जो है वो एक कंसेप्ट क्लैरिटी भी हो, फैक्ट याद करने में भी हमें हेल्प मिले, और साथ में जो है हम जो है वो पूरा पेपर की जो है वो प्रिपरेशन एक साथ करें। फिर इस तरह से ये जो हमारा इनिशिएटिव है, ये आपको हर एग्ज़ाम लाइक जो टीजीटी या पीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी जो है वो साथ में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसको एक तरह से टर्निंग पॉइंट कहा गया है। टर्निंग पॉइंट इन द सेंस कि यहाँ से जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो भारत के इतिहास में हुई। और अगर आप डिफरेंट सिलेबस उठाकर देखोगे, लाइक फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ पर भी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाया जाता है 1857 के बाद। यानी कि मध्यकालीन जो भारत है मोस्ट प्रोबेबली वो 1857 के बाद शुरू होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस है ना वो गवर्नर जनरल से पूछे जाते हैं कि इस गवर्नर जनरल के टाइम पे कौन सा इवेंट हुआ। अब वो गवर्नर जनरल जो फेज है वो 1773 से लेकर 1858 तक है एक तरह से। उसके बाद तो वॉइस रॉय बन गया। ठीक है, ये जो है वो दोनों एक्ट हमने डिस्कस कर दिए हैं। 18 जो हमारा गुड गवर्नेंस एक्ट है 1858 का, उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। अब इस तरह से जब अगर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि वो पूछ लेंगे सिख वॉर किसके टाइम पे हुई थी, अब सिख वॉर तो 1858 से पहले है, तो दैट मीन्स इसको किस तरह से पढ़ा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है वो हमने इसको 1526 से शुरू किया, और 1526 से शुरू करते करते जो है वो हम 1857 तक पहुंच चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है वो मेन जो है वो कारण थे रिवोल्ट के। तो सबसे पहले जो है वो रीजंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक फ्लो चार्ट फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे ताकि इजीली हमें समझ आ जाए। रीजन यानी कि मुख्य कारण, कि क्या क्या जो है वो कारण थे। तो सबसे पहले कारण को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बहुत इजी फॉर्मेट में हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सोशल, सोशल यानी कि सामाजिक,
कि सामाजिक जो है वो क्या कारण थे। आप इसको थोड़ा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए आपको हैंडराइटिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि ध्यान से सुनिएगा। देन उसके बाद पॉलिटिकल, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, कि राजनीतिक जो है वो क्या कारण थे। उसके बाद इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब होगा कि आर्थिक, कि आर्थिक रूप पर जो है वो क्या क्या जो है वो मुख्य कारण थे। अब अगर हम इन तीन हेड्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे इसको, तो हमें मेंस में भी, अगर मान लीजिए किसी हम ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हमें मेंस में लिखना है, तो वहाँ पर हम इजीली जो है वो लिख सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले जो है वो एक तरह से सोशल या सामाजिक कारण पढ़ते हैं। तो उसमें एक फैक्टर आता है हमारे भारत में जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिलीजन। रिलीजन यानी कि धर्म। हमारे यहाँ पर धर्म जो है वो सर्वोपरि माना गया एक तरह से। वैसे तो संविधान सर्वोपरि है, लेकिन संविधान में भी हमें जो राइट टू रिलीजन मिल रखा है। लेकिन अगर हम बात करें उस टाइम पे जो है वो 1858, वहाँ पर जो है वो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तो इस टाइम पे जो है वो हमारा धर्म जो है वो हमारा खुद का धर्म है। एंड ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या है, आउटसाइडर्स। ब्रिटिशर्स हमारे लिए क्या है, बाहर से आए हुए लोग। वो बाहर से आए लोग जो कि ट्रेड यानी कि व्यापार करने के लिए भारत में आए थे, और व्यापार करने के साथ साथ जो है उन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब इन्होंने शासन करना शुरू किया तो इन्होंने भारत के रिलीजन पर अटैक किया। मतलब इन्होंने सबसे पहले कोशिश करी कि क्रिश्चियनिटी को जो है वो भारत में जो है वो स्प्रेड करने की कोशिश करी। मतलब यहाँ के जो लोअर कास्ट के जो पीपल लोग थे, उनको जो है वो धर्म परिवर्तन यानी कि उनको क्रिश्चियन बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे धर्म के ऊपर डायरेक्ट अटैक। सेकंड, उसके बाद क्या था कि ड्रेस कोड लेकर आ गए। ये ड्रेस कोड तो वैसे हम मिलिट्री में भी पढ़ेंगे, लेकिन ड्रेस कोड का मतलब क्या हो गया कि आपको हेलमेट डालना पड़ेगा, आप बियर्ड नहीं रख सकते हो, दाढ़ी मूछ नहीं रख सकते। तो ये जो है वो डायरेक्ट हमारे संस्कृति पर अटैक हो गया। साथ में उसके बाद हो गया कि लाइक जैसे रिफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल रिफॉर्म्स में अगर हम बात करें, जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल अगर हम समझे, तो बहुत कॉमन एग्जांपल है ये और बहुत इजीली समझ आ जाएगा, कि जैसे कि सती अबॉलिशमेंट हुई थी। सती को जो है वो अबॉलिश किया गया था 1829 में, और इसमें जो है वो राजा राम मोहन रॉय का जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब अबॉलिशमेंट ब्रिटिशर्स ने करी, तो ये जो है वो हमारे सोशल रिचुअल्स पर अटैक था। वहीं जो मैरिज एज थी उसमें भी थोड़ा सा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई, और साथ में जो चाइल्ड मैरिज थी उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप जो अब जो है वो बच्चों की शादी नहीं कर सकते। तो इससे ये माना गया कि डायरेक्ट अटैक कहीं ना कहीं किया जा रहा है हमारी संस्कृति के ऊपर, और ये कारण बनते हैं जिसकी वजह से जो है वो ये कुछ एक सोशल सामाजिक कारण बनते हैं, जिसकी वजह से भी जो है वो 1857 का रिवोल्ट हुआ। एक पॉइंट ये हो गया। देन इसमें आप एक पॉइंट अगर आप अपने एंड से ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं एजुकेशन का। एजुकेशन की वजह से जो ब्रिटिशर्स ने जो मॉडर्न यानी कि जो आधुनिक एजुकेशन शिक्षा जो है वो, मतलब शिक्षा जो है वो भारत में इंट्रोड्यूस की थी, उसकी वजह से नई क्लासेस बन गई थी। न्यू डिवीज़न जो है वो हमारी सोसाइटी में होने शुरू हो गई थी, एक एजुकेटेड और दूसरा अनएजुकेटेड। एजुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा, और अनएजुकेटेड मतलब जिसको जो है वो अभी अब यहाँ पर दो एक फ़र्क समझना। यहाँ पे जो एजुकेटेड का फैक्ट आता है ना, वो किसके साथ लिंक करता है, वो लिंक करता है कि जो मॉडर्न एजुकेशन में पढ़ा है वो एजुकेटेड हो गया, लेकिन जो सांस्कृतिक पढ़ी, वो जिसने संस्कृत पढ़ी, जिसने ट्रेडिशनल एजुकेशन पढ़ी, जिसने ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस में जो है वो पढ़ाई करी, वो एक तरह से अनएजुकेटेड माना गया, मतलब उसको अनस्किल्ड माना गया। तो यानी कि स्किल्ड अनस्किल्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे ना एक मिडिल क्लास का राइज होता है। जब ये एजुकेटेड लोग पढ़ जाते हैं तो ये कंपनी में लग जाते हैं क्लर्क। अब कंपनी में अगर क्लर्क लग गए तो ये हो गए मिडिल क्लास वाले। तो ये मिडिल क्लास एक अलग से जो है वो सोसाइटी में क्रिएट हो गई, जो ना तो रिच थी ना तो पुअर थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो रिच वर्सेस पुअर की भी डिवीज़न होने लगी, कि अमीर वर्सेस गरीब, बहुत गैप बढ़ने लग गया। अमीर अमीर ही होता जा रहा है, गरीब गरीब ही होता जा रहा है। तो ये कुछ कारण थे, जिस सामाजिक कारण जिसकी वजह से जो है वो 1857 का विद्रोह हुआ। देन उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल कारण की। पॉलिटिकल यानी कि राजनीति की, राजनीतिक तौर पर जो है वो क्या क्या जो है वो कारण थे। अब राजनीतिक तौर पर सबसे पहला जो पॉइंट पर समझेंगे वो ये कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक ट्रेडिंग कंपनी थी। एज अ ट्रेडर जो है वो यानी कि व्यापारी की तरह जो है वो भारत में आए थे, ठीक है। अब उसके बाद जब व्यापारी की तरह भारत में आए तो उन्होंने क्या किया, व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए भारत के साथ जो है वो पहले तो कहा कि भारत के जो राजा लोग थे उनको कहा कि हम साल का जो है वो एक साथ पे करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि हम साल का एक साथ पे करेंगे और आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। मतलब राजा को बोला कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो हम आपको बचाएंगे। और इसका एग्जाम्पल हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर सब्सिडरी
अलाइंस यानी कि सहायक संधि, कि हम जो है वो आपकी सहायता करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बदले जो है वो आपको हमारी आर्मी का जो है वो खर्चा पे करना पड़ेगा। अब आर्मी का खर्चा इतना ज़्यादा था कि कोई जो राज्य का राजा था उसको नहीं पे कर पाता था, तो इनडायरेक्टली उसका राज्य जो है वो कंपनी के पास चला जाता था। तो इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। इसको अपने माइंड में जो है वो रख सकते हैं हम, ये काफ़ी जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, हेल्प करेगी। देन उसके बाद एक तो ये कारण हो गया कि एक्सपेंशन, जिस तरह से जो है वो एक ट्रेडिंग कंपनी जो है वो विस्तार कर रही थी भारत में और रीजन्स को कैप्चर करती जा रही थी, कंट्रोल करते जा रही थी। दूसरा उसके बाद है लॉस ऑफ जमींदारी। जमींदारी का मतलब क्या हो गया यहाँ, इन शॉर्ट समझो यहाँ पे कि परमानेंट सेटलमेंट में ये कहा गया था, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट ये एक रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था, ठीक है, इसको जमींदारी जो है वो जमींदारी सिस्टम भी कहा गया एक तरह से। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसमें कहा गया कि जमींदार जो है, किसी भी एरिया में बड़े जमींदार होते थे, वो बड़ा जमींदार क्या करेगा, फार्मर से जो है वो, किसानों से जो है वो टैक्स कलेक्ट करेगा, वो टैक्स कलेक्ट करेगा और फिर उसको कंपनी को पे करेगा। एक दिन होता था फिक्स कि कंपनी को इस दिन जो है वो इसे जो है वो पैसा पे करना है। अगर ये फेल कर गया, मतलब ये नहीं पे कर पाया, तो इसकी जो ज़मींदारी है वो चली जाएगी, क्योंकि कंपनी को तो पैसे से मतलब है, कंपनी को ये मतलब नहीं है पैसा कहाँ से आया। तो कंपनी क्या करेगी, जो इसकी ज़मींदारी यानी कि जो इसकी ज़मीन थी, उसकी जो ज़मीन थी उस ज़मीन को जो है वो कंपनी जो है वो नीलामी करेगी उसकी। तो यानी कि नीलामी करने की वजह से क्या हो गया कि ज़मींदारी के जाने का जो है वो खतरा बन गया। तो इससे बहुत सारे जो ज़मींदार थे बिहार के, अवध के और बंगाल के, ये जो है वो बेरोजगार हो गए थे और इनकी ज़मीनें भी चली गई थी, छोटे ज़मींदार। तो इसकी वजह से भी जो है वो एक जो है वो ये रोल जो है वो प्ले करता है एज अ राजनीतिक। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर आता है, ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल पॉलिसीज़। ब्रिटिशर्स की पॉलिटिकल पॉलिसीज़, जो ये पॉलिसीज़ थी, इनसे जो है वो नफरत करते थे, नफरत की पॉलिसीज़ थी एक तरह से। और इसमें अगर हम बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई राजा बिना वंशज के मर जाता है तो उसका राज्य जो है वो कंपनी ले लेगी, ठीक है। सेकंड, उसके बाद यहाँ पर आता है मिस गवर्नमेंट, कि कोई भी जो राजा है, प्रिंसली स्टेट है, वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला पा रहा है, तो उसका राज्य भी जो है वो कंपनी टेक ओवर कर लेगी। तो ये कुछ जो है वो एक तरह से कारण थे जिनकी वजह से जो है वो आपका जो है वो एक तरह से जो है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। देन उसके बाद इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्थिक पॉइंट, इसको समझना। आर्थिक में क्या होता है, इन शॉर्ट बहुत क्लियर फॉर्म में समझे तो सबसे पहले आता है ड्रेन ऑफ वेल्थ। वेल्थ मतलब कि हमारे यहाँ पर जितनी भी जो है वो हमारे पास पैसा है, इन शॉर्ट समझो, पैसे से समझो, पैसा, ज़मीन या फिर कोई गिफ्ट या कुछ भी जो हमारे पास रिसोर्सेज है, ठीक है, जितने भी हमारे पास जो है वो संसाधन है। अब ये जो संसाधन है, इनका जो है यूके के लिए, मतलब यहाँ भारत से जो है वो इंडिया से यूके की तरफ जा रहा है, पैसा यूके की तरफ जा रहा है, यानी कि ब्रिटेन की तरफ जा रहा है, ठीक है, संसाधन जो है वो यूके की तरफ जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, भारत में जो है वो अभाव होने लगा, संसाधनों का जो है वो नुकसान होने लगा, संसाधनों को जो है वो प्रभाव पड़ने लगा। तो जिसकी वजह से भी जो है वो आर्थिक मंदी जो है वो भारत में आने लगी। और ये आर्थिक मंदी भी जो है वो 1857 के विद्रोह का एक जो है वो कारण बनती है। उसके बाद अब एक फैक्ट और यहां पर समझो, ब्रिटिशर्स ट्रेडर थे, व्यापारी थे, व्यापार करने के लिए उनको चाहिए था पैसा। अब पैसा दो तरह से आ सकता था, एक तो ट्रेड के थ्रू, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो और पैसा आएगा, दूसरा रेवेन्यू के थ्रू, मतलब कर, यानी कि टैक्स, जितना टैक्स पे कर। तो कम यहाँ पर तो ट्रेड ट्रेड तो वो बहुत ज़्यादा करते ही थे, लेकिन टैक्स की वसूली भी बहुत ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से टैक्स बर्डन इतना था, जो आम किसान थे वो उतना पे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से भी जो है वो उन्होंने विद्रोह किया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश कंपनी। उसके बाद एक पॉइंट और छोटा सा यहाँ आता है, देखो इनको पैसे से मतलब था। अब अगर इनको पैसे से मतलब था तो इन्होंने, जो हम आज बात करें खेती बाड़ी में, यानी कि एग्रीकल्चर में इन्होंने कोई सुधार के लिए बड़े कदम नहीं उठाए। इन्होंने जो है बड़े कदम नहीं उठाए, जिसकी वजह से भी किसान परेशान थे और यहाँ से बीमारियां फैलनी शुरू हुई, महामारी,
भूखमरी, फेमाइन्स यहाँ से जो है वो स्प्रेड होनी शुरू हुई, यानी कि वो जो है वो फिर हम देखते हैं बंगाल की फेमाइन, मद्रास फेमाइन, इसकी वजह से बहुत लोगों की जो है वो जाने चली लगी। अब लोगों को ये लगा कि यार मर तो हम वैसे भी रहे हैं, तो क्यों ना जो सरकार हमारे साथ गलत कर रही है हम इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएं और फिर मर जाए। लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, इनको कोई जो है वो एक की पॉइंट नहीं मिल रहा था। ऐसा होता है ना कि हम लोग भी कोशिश करने लगते हैं लेकिन हमें जो है वो पुश नहीं मिल पाता है कि ये हमें करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही इन लोगों को भी कोई ऐसा जो है वो मेन कारण नहीं मिल रहा था कि अब कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जो मिलिट्री कॉजेज़ भी है, कि जो आपके मिलिट्री थी, मिलिट्री कॉजेज़ में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि मिलिट्री कॉजेज़ में अब हुआ क्या कि एक बैरकपुर जगह थी, ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत ट्रिगरिंग पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। हुआ क्या यहाँ पे कि एक ना राइफल थी जिसका नाम था, मतलब एक राइफल जिसको रिप्लेस कर दिया गया। ये राइफल का नाम जो है वो मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये जो राइफल है ये थोड़ा सा रिफॉर्म्स में जो है वो हम कवर करेंगे इसको। लेकिन जो नई राइफल है उसका नाम था न्यू एनफील्ड, न्यू एनफील्ड राइफल। ये जो न्यू एनफील्ड राइफल थी, ठीक है, इसके जो कारतूस थे ना, ऐसा कहा गया, ऐसी एक अफवाह फैली, अभी पता नहीं ये सच होगा कि झूठ होगा, इस टाइम पे जब हम 1857 में थे उस टाइम पर ये बात की जा रही है, ये एक अफवाह फैली कि इसके जो कारतूस है ना वो गाय और सुअर की चमड़ी से बने हैं। अब ये बहुत पॉइंट ध्यान से सुनना कि गाय और सुअर, सुअर मुस्लिम्स के लिए होली है, पवित्र माना जाता है, और गाय हिंदुओं के लिए मानी जाती है। तो दैट मीन्स अटैक ऑन रिलीजन, धर्म के ऊपर अटैक कर दिया डायरेक्ट। अब इससे क्या हुआ कि जब ब्रिटिश के जो ऑफिशियल थे, यानी ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे, यानी कि जो ब्रिटिश अफसर थे, उन्होंने ऑर्डर किया कि आप ये कारतूसों को चलाओ। इसको चलाने के लिए मुंह से छीलना पड़ता था। तो ब्रिटिशर्स जो इंडियन जो सोल्जर थे, यानी कि हमारे जो सिपाही थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे। तो इन रिटर्न क्या होता है, जब मना कर दिया तो पहले तो जो यूनिट थी जिसने मना किया, या जो छोटी छोटी टुकड़ियां थी, उनको सस्पेंड कर दिया, ठीक है, उनको डिसमिस कर दिया, कोर्ट मार्शल हुआ उनके ऊपर। बट लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये बात इतनी भड़क जाती है कि 29 मार्च, ये डेट याद रखनी बहुत ज़रूरी है, 29 मार्च 1857 में एक जगह थी जिसका नाम था बैरकपुर। बैरकपुर, बैरकपुर एक छावनी थी जहाँ पे रिफ्यूज़ करते हैं कि हम जो है नहीं इनको चलाएंगे, हम मुंह से छीलकर इनको नहीं चलाएंगे। और यहाँ पर जो मंगल पांडे थे, जो मेन जो यहाँ पर जो है वो लीडर थे एक तरह से, मंगल पांडे। अभी क्या होता है कि मंगल पांडे विद्रोह करते हैं और अपने सुपीरियर को मार देते हैं, और बदले में क्या होता है कि उन्हें पनिशमेंट मिलती है। ये बहुत पॉइंट, यानी कि उनको सज़ा मिलती है और उनको फांसी हो जाती है। तो मंगल पांडे जी को यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले फांसी होती है, देन उसके बाद क्या होता है, ये जो मंगल पांडे जी की फांसी के बाद, यानी कि भारतीय सिपाही को जो है वो फांसी पर लटका दिया गया, क्योंकि उसने जो है वो कारतूस को चलाने से मना कर दिया। हुआ क्या कि इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने जो रिएक्ट किया, उसकी वजह से क्या हुआ कि 10 मई को जो है सिपाही जो है वो मेरठ में जो है वो रिवोल्ट करते हैं, और जो उनके सुपीरियर जो ऑफिसर थे, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको मारकर जो है वो दिल्ली की तरफ मूव कर जाते हैं। दिल्ली में उस टाइम पे जो है वो बहादुर शाह सेकंड थे, ठीक है, ये बहादुर शाह सेकंड उस टाइम पे जो है वो मुगल एम्परर थे। और जब वो पहुंचे तो यहाँ पर याद रखना कि आपका 12 मई को जो है वो उन्होंने दिल्ली को सीज कर लिया, यानी कि दिल्ली को जो है वो कंट्रोल में कर लिया, जितने भी वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन सभी को मार दिया। और उसके बाद जो है वो उन्होंने बहादुर शाह को जो है वो एक जो है वो फरमान दिया, उनको एक ऑफ़र दिया कि आप जो वो हमारे रिवोल्ट के लीडर बन जाओ। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था लीडर बनने के, अगर वो लीडर नहीं बनते तो हो सकता था कि रिवोल्ट करने वाले उनको मार देते, या फिर अगर बन जाते तो ब्रिटिशर्स मार देते। तो डेफिनेटली उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ज़बरदस्ती लीडर बना दिया गया, और
फाइनली जो है वो रिवोल्ट जो है वो यहाँ से फिर जो है वो स्प्रेड होता है। अब जब रिवोल्ट दिल्ली पहुँच गए, दिल्ली से रिवोल्ट का स्प्रेड होना शुरू हुआ, तो सबसे पहले कहाँ गया? लखनऊ। लखनऊ वाले रीजन में स्प्रेड हो गया दिल्ली से, यहाँ पे हम दिल्ली लिख देते हैं इस तरह से। फिर लखनऊ, दिल्ली से जो है वो आपका इलाहाबाद, ये पास पास वाले रीजन है, नॉर्थ इंडिया के साथ में रीजन है, इधर स्प्रेड हो गया। कानपुर में जो है वो फिर स्प्रेड हो गया। कानपुर के बाद अगर हम बात करें तो बरेली की तरफ जो है वो रिवोल्ट गया। फिर बनारस में भी जो है वो देखा गया कि रिवोल्ट जो है वो स्प्रेड हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स में अगर हम और बात करें तो झांसी, ठीक है, इनके सबके अलग अलग कारण थे जिसकी वजह से ये सभी जो है वो रिवोल्ट करे थे। बिहार में भी जो है वो रिवोल्ट जो है वो स्प्रेड होता है। अभी अगर हम बात करें झांसी की, तो झांसी में रिवोल्ट होने का जो सबसे बड़ा और अहम कारण था वो था कि झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने कहा था कि जो मेरा जो दत्तक पुत्र है, ठीक है, उसको जो है वो झांसी का अगला वंशज बनाया जाए। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो है वो झांसी को एनेक्स कर लिया गया था डलहौजी ने, तो फिर ये नहीं पॉसिबल हो पाया। बिहार के जो राजा जमींदार थे कुंवर सिंह, इन्होंने जो है वो लीड किया। इनका कारण था कि ज़मींदारी जो मेरी चली गई मुझे वो वापस चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर जितने भी थे इन सभी, कानपुर से जो है वो नाना साहिब थे, ठीक है, नाना साहिब भी जो है वो अपनी पेशवाशिप को बचाने के लिए जो है वो लड़ रहे थे। तो ये कुछ कारण थे, सबके अलग अलग कारण थे, लेकिन फाइनली क्या है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ। और अप्रॉक्सीमेटली 1857 से लेकर जो है वो 1858 तक 1 साल जो है वो ये रिवोल्ट चला, जिसमें ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जो है वो बहुत सारे इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स थी, मतलब लाइक पहाड़ी राजाओं की अगर हम बात करें, उन्होंने भी जो है वो ब्रिटिशर को सपोर्ट किया। या अगर हम बात करें साउथ इंडियन जो रूलर्स थे, राजा लोग थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया। राजपूतों ने भी जो है वो बहुत सारों ने जो है वो सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। और फाइनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इसको जो है वो ख़त्म कर दिया पूरा का पूरा। अब यहाँ पे दूसरी कहानी समझते हैं कि ठीक है रिवोल्ट हुआ, ठीक है रिवोल्ट हो गया। अभी उसके बाद जो दूसरा पॉइंट समझना है कि फिर ये 1 साल में ख़त्म भी हो गया, सप्रेस भी कर दिया, कोई बड़ी मूवमेंट हमने देखी नहीं। कारण क्या थे जिसकी वजह से ये फेल हो गया? रिवोल्ट ऑफ 1857 के कारण क्या थे? तो पहला जो कारण था वो सबसे पहला हमें याद रखना है कि कोई यूनिटी नहीं थी। लैक ऑफ यूनिटी, मतलब जितने भी जो रिवोल्ट के मेन लीडर्स थे उनके अपने अपने कारण थे, और उनमें जो है वो एकता की जो भावना थी उसका अभाव था। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। देन उसके बाद दूसरा पॉइंट हमें याद रखना है कि जितने भी रिवोल्ट थे, अगर हम बहादुर शाह का नाम इस रिवोल्ट से हटा दें तो वो लोकली ऑर्गेनाइज्ड थे, यानी कि जितने भी जो रिवोल्ट हुए वो उन लोगों को जिस तरह से मैनेज किया गया, ठीक है, रिवोल्ट में लोगों को जिस तरह से मैनेज किया वो लोकल थे, बड़े लेवल पर नहीं था। पूरे नेशन वाइड जो है वो कोई ऐसी मूवमेंट स्प्रेड नहीं हुई, कोई भी सामान्य कारण नहीं था, सेम कारण नहीं था, नो कॉमन रीजन। अब लेकिन बात यहाँ पर भी आती है, ये कारणों से तो हमें ये पता चल रहा है कि फिर इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा गया। तो ये पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। कोई कॉमन कारण नहीं था लेकिन कॉमन एनिमी था, ये पॉइंट याद रखना। कॉमन एनिमी था यानी कि ब्रिटिश, सबका एक ही दुश्मन ब्रिटिश। और जब सबका एक ही दुश्मन, तो यानी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो ये सभी जो है वो दोस्त बन गए और एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन साथ में नहीं, अलग अलग होकर। उसके बाद जो ब्रिटिश के ट्रूप्स थे, ब्रिटिश के जो ट्रूप्स थे वो मॉडर्न थे, मतलब उनके पास एडवांस गन्स थी, तोपें थी, तो जिसकी वजह से जो है वो उनको इजी रहा इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनकी जो आर्मी थी उसको हराने में, ठीक है। सेकंड, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास स्ट्रांग आर्मी थी, या इसी के पास आर्मी जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी और मॉडर्नाइज आर्मी थी, और डिसिप्लिन आर्मी में बहुत ज़्यादा था। और उस सेकंड एक जो यहाँ पर एक पॉइंट और आता है वो आता है लीडर्स का। जो इंडियन आपका ईआईसी है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके पास जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, इस तरह से जो है वो, जैसे अभी हमारी आर्मी में रैंक्स है इस तरह से ऑफिसर्स थे, लेकिन हमारे पास क्या था, यहाँ पे मेन लीडर्स थे, वही लीड करते थे, और उनके कुछ जो है वो सिपॉइज। उसके बाद के जो मैक्सिमम थे वो उतने प्रॉपर जो है वो वेल ट्रेंड नहीं थे। लैक ऑफ डिसिप्लिन भी एक कारण है कि जो हमारे इंडियन थे उनके पास जो है वो प्रॉपर जो है वो डिसिप्लिन नहीं था, जिसकी वजह से भी जो है वो डिफीट हुए। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर और भी आता है कि जो अपनी मातृभूमि है उसके लिए जो भक्ति प्रेम था वो हमारे पास कमी नहीं थी,
वो चीज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जितने भी हमारे फ्रीडम यहाँ पर अगर हम बात करें जिन्होंने लड़ाई लड़ी 1857 में, उनने हंसते हंसते जो है वो अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जो है वो जान निछावर करी। ये भी एक की पॉइंट है जिसको हम समझ सकते हैं। उसके बाद रिवोल्ट के कुछ कारण थे जिसकी वजह से फेल हो गया। मेन सेंटर्स की हम बात करते हैं और जहाँ पर जो है वो कौन कौन जो है वो लीडर था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है। तो सबसे पहले देखो, बहुत इन डेप्थ में पढ़ेंगे इसको और पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे कौन कहाँ था। तुलसीपुर, तुलसीपुर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर रानी ईश्वरी सेन, ईश्वरी कुमारी देवी, यहाँ पर कौन थी, रानी ईश्वरी कुमारी देवी। और इनका भी कारण यही था कि इनके हस्बैंड की जो है वो उसको, इनके हस्बैंड को जो है वो कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश फोर्सेस ने, और फिर ये अपने हस्बैंड को जो है वो उनसे छुड़वाना चाहती थी, जिसकी वजह से इन्होंने लड़ाई लड़ी। देन उसके बाद आता है दूसरा लखनऊ। लखनऊ में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर थी बेगम हजरत महल। ये नाम याद रखना, बेगम हजरत महल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ में थी। झांसी में अगर हम बात करें तो फेमस रानी, रानी लक्ष्मीबाई। अब यहाँ पर याद रखना एलबी लिखा है तो यानी कि लक्ष्मीबाई होगा ये। उसके बाद यहाँ पर आता है फैजाबाद। फैजाबाद से मौलवी, ये की पॉइंट है, ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान रखना। मौलवी अब अहमदुल्ला या अब्दुल्ला भी हम इसको कह सकते हैं, इन्होंने ये जो है वो ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इनका जो कारण था इनके पार्टिसिपेट करने का, वो था कि टैक्स जो है वो टैक्स बढ़ा दिया था रिलीजियस एक्टिविटीज़ पर। रिलीजियस एक्टिविटीज़ पर जो है वो टैक्स जो है वो बढ़ा दिया था, यानी कि कोई भी जैसे लाइक धर्म प्रचार के लिए कहीं पर भी जाना है, कुछ भी करना है, तो परमिशन लेनी है तो आपको उसके ऊपर कर पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ये भी एक कारण था। देन उसके बाद अगर हम बात करें आरा, अब ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है और ये स्टैंडर्ड बुक्स में मेंशन है, तो मैंने वहाँ से जो है वो आपके लिए कलेक्ट किए हैं। आरा से थे कंवर सिंह, ये याद रखना, ये एक जमींदार थे, ठीक है। बरेली से, बरेली से थे खान बहादुर। इनका नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर से अगर हम बात करें, कानपुर मेन फेमस रीजन है कानपुर, और कानपुर से जो थे वो थे नाना साहिब, और नाना साहिब के साथ जो थे वो थे तांत्या टोपे। देन उसके बाद दिल्ली, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली को हम इग्नोर नहीं कर सकते, कई बार जो है वो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाता है। तो दिल्ली से जो थे वो थे बहादुर शाह। बहादुर शाह जो है वो दिल्ली से थे। और जो जनरल थे इनके, यहाँ पर जनरल याद रखना कि बहादुर शाह को लीडर तो बना दिया, लेकिन जो लीड इनके जो जनरल थे उनका नाम था बख्त खान। बख्त खान जो है वो लीडर का नाम था, यानी कि इनका जो जनरल था जिसने कंट्रीब्यूट किया था। तो ये इंपॉर्टेंट लीडर्स और इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो हमने कवर किए, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। देन उसके बाद जो हमें याद करने के लिए एक पॉइंट और भी यहाँ पर लास्ट रहता है, जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, वो होगा ब्रिटिशर्स। कि कौन कौन से ब्रिटिशर्स ने थे और कौन कौन से ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से रीजन को कैप्चर किया बाद में, जब रिवोल्ट शुरू हुआ तो किसने कहाँ पर किस तरह से कैप्चर किया। तो सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना कि जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी उसको हम ये कह सकते हैं कि नो माफी, ओनली एक्शन। कोई जेल नहीं होगी, नो जेल, सीधा मार दो। यानी कि बड़े लेवल पर आर्मी का यूज़ किया गया, बहुत बड़े लेवल पर जो है वो आर्मी का इस्तेमाल किया ब्रिटिशर्स ने। जितने भी जो रिवोल्ट करने वाले लीडर्स थे उनको जो है वो एड्रेस करने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए। तो यहाँ पर एक नाम आता है, सबसे पहले वो आता है जॉन, ये नाम याद रखना, जॉन निकलसन, NICHOLSON। इन्होंने जो है वो सीज किया था दिल्ली को, यानी कि इन्होंने जो है वो बहादुर शाह को डिफीट किया था। और बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया था, रंगून, ये पॉइंट याद रखना। और 1862 में रंगून में उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। रंगून जो है वो प्रेजेंट टाइम पे बर्मा का वॉर है, बर्मा का जो है वो पार्ट है, ठीक है। उस टाइम पे भारत का पार्ट हुआ करता था, बर्मा का पार्ट है रंगून, ये याद रखना। और बर्मा को अभी प्रेजेंट टाइम पे म्यांमार कहा जाता है। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नाम और आता है जिसमें अगर हम बात करें, सर
ह्यूज रोज, या इसको एच रोज भी कहा गया है। अब इन्होंने कैप्चर किया था झांसी को, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को डिफीट किया था इन्होंने 1858 में, और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो उनकी जो है वो वॉर में ही जो है वो मृत्यु हुई। इसके बाद एक पर्सनालिटी और है जो लास्ट पर्सनालिटी है, जिनका नाम याद रखना है, कॉलोनियल नील। इन्होंने जो है वो बनारस वाले रीजन में जो है वो जितने भी जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे उनको डिफीट किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 के सबसे पहले कारण देखे क्यों हुआ, मेन लीडर्स हमने पढ़े, ब्रिटिशर्स का एक्शन हमने पढ़ा। देन इसके बाद जो है वो एक तरह से पावर ट्रांसफ़र होती है कंपनी से क्राउन की तरफ, जिसको जो है वो हम पूरा डिस्कस करेंगे इन डिटेल। और एक पॉइंट और हमें याद रखना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का फिर सिग्निफिकेंस क्या रहता है। अगर हमें मेंस में लिखने के लिए आता है, इवन लाइक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि ठीक है रिवोल्ट ऑफ 1857 तो हो गया, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ता है लॉन्ग टर्म के लिए। प्रभाव जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन आता है लिखने के लिए तो उसमें जो है वो हमें हेल्प मिल सकती है। तो सबसे पहले ये समझो कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को देखा गया। ये बाद में इसलिए काम आएगा क्योंकि इसको एड्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स को भी ये पता चल गया था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो रखी है यहाँ पे। तो इस एकता को तोड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था बाद में, ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पर एक पॉलिसी को लेकर आए थे जिसका नाम था डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और शासन करो, ये नीति जो है वो लेकर आए थे। उसके बाद एक और जो प्रभाव या सिग्निफिकेंस इसका रहता है, दैट इज योर वुमेन पार्टिसिपेशन। वुमेन पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हो गया कि महिला ने जो है वो इस रिवोल्ट में भाग लिया। अब बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, ये सभी जो है वो महिलाओं ने जो है वो यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेट किया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है रूल ऑफ लॉ, यानी कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में जो है वो एक तरह से कानून का जो है वो शासन शुरू हुआ। एंड ऑफ कंपनी रूल, इसको हमने पढ़ा कि जो कंपनी का रूल था वो ख़त्म हो गया, वो एंड हो गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके बाद जब हम एक फैक्ट देखते हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 या 1858, यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही है। तो यानी कि एक भारत का कंसेप्ट जो है वो शुरू होता है, जहाँ से जो है वो आपका नेशनलिज्म का जो है वो बर्थ, यानी कि भारत में जो है वो एक तरह से आज़ादी की जो वेव थी उसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है। और इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें कवर करने हैं और जो हम फेज पढ़ेंगे उसमें क्राउन वर्सेस कॉमन लोग, यानी कॉमन पीपल, नहीं के लिए एक जो आम आदमी उसके बाद बचे थे, क्योंकि जितने भी जो राजवंश थे वो सभी 1857 से पहले जो है वो हार गए, ठीक है, हार गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1858 में ब्रिटिशर से क्या कर ली, दोस्ती कर दी। जब उन्होंने दोस्ती कर ली, फ्रेंडशिप कर ली, तो उसके बाद क्या हो गया कि उन्हें जो है वो फिर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी ब्रिटिशर्स के साथ, और ब्रिटिश ने भी ये कह दिया कि अब कोई भी एक्सपेंशन नहीं होगा, यानी कि अब जो है वो हम विस्तार नहीं करेंगे, तो इसलिए जो प्रिंसली स्टेट्स हैं आपको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने प्रभाव करना शुरू कर दिया कॉमन पीपल को। तो अब इसके बाद शुरू हो जाता है क्राउन वर्सेस कॉमन पीपल, जिसको हम कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। और अब जो है वो हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे, और इस फ्रीडम स्ट्रगल में हम जो है वो लीडर्स को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लीडर्स को। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक को, गोपाला कृष्ण गोखले को, राजा राम मोहन रॉय को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, केसी चंद्रसेन, के एस चंद्रसेन भी हम इसको सॉरी केशव चंद्र सेन, इनको हम कवर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन, या उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, जिन्होंने जो है वो रिफॉर्म्स के लिए काम किया। फिर उसके बाद हम मॉडरेट फेज पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट फेज पढ़ेंगे, गांधीयन फेज पढ़ेंगे, पूरा जो है वो इस तरह से जो है वो हम इसको कवर करेंगे एट द एंड 1947 तक। लेकिन हम उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम इसको 1947 से जो है वो 2000 तक जो है वो लेकर जाएंगे, जिसमें हम बाद की जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है उसको भी कवर करेंगे। कल जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम 1857 से पहले जो विद्रोह हुए हैं उनको जो है वो कवर करेंगे। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।